IIT जैम AIR8, JRF AIR30, AIR8 में भी आपने AIR76 लाई है। जैसे कि हम लोगों को सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि करोड़ों के पैकेज लग रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि कितनों को लग रहे हैं। तो ये जो मिथ है ना, ये बड़ा ही डार्क है। वहाँ पे जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, बिल गेट्स हैं, जितने भी लोग फॉरेन से आते हैं, जितने भी अमीर लोग आते हैं, वो आईआईटी दिल्ली में 100% पाएँगे या किसी भी आईआईटी में ज़रूर ही जाएँगे। अगर कहीं किसी देश के पीएम आ रहे हैं और अगर कहीं उनको अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूट विजिट करना है, तो आईआईटी दिल्ली आना मस्ट है। एक बार जब वो आईआईटी पहुँचेंगे तो उनको पता चलेगा कि जेईई निकालना आसान था। आईआईटी में जाके प्रोफेसर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना उससे ज़्यादा टफ है। आपको आईआईटी से अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनआर थिंग्स। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली की लाइफ प्लेसमेंट्स और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के बारे में। हमारे साथ हैं प्रांजल शर्मा, जिन्होंने आईआईटी जैम AIR8, JRF AIR30 और गेट AIR76 अचीव किया है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं एनआर इनसाइट्स का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। तो वेलकम प्रांजल भैया टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू ब्रो। और जैसा कि मतलब मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आपने मतलब आईआईटी जैम AIR8, JRF AIR38 में भी आपने मतलब AIR76 लाई है। तो मतलब इतने सारे एग्जाम दिए आपने। आपने एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, मतलब कहाँ से आप हो इस टाइम, क्या हाँ आप काम कर रहे हो, तो एक बार अपने ऑडियंस को मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, सो हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रांजल शर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स केमिस्ट्री में करी है फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, और इसके लिए मैंने आईआईटी जैम एग्जाम दिया था जिसमें मेरा AIR8 रहा। और मास्टर्स के दौरान ही मैंने CSR नेट एग्जाम दिया जिसमें मैं JRF AIR30 और 40 और 54 रहा। गेट भी मैंने दिया है जिसमें मेरी AIR208 एंड 70 आई गेस 76 था। एंड बस इतना ही। तो मतलब मैंने देखा कि आपने इतने सारे, मतलब मैंने जब आपके रिव्यू भी किया था, एक बार अप्रोच किया था आपको, तो देखा आपने मतलब इतने सारे एग्जाम में पढ़ा हुआ है। तो क्या है मतलब आपको इतने सारे एग्जाम दें कैसे सोचे? जैसे आपने JRF भी आपने 3 बार दिया है, उसमें भी AIR हर बार 30, 40, 50 क्या चाहिए, तो उसका बताइए थोड़ा। बेसिकली क्या है कि मेरा टारगेट पर्टिकुलर एग्जाम नहीं था। शुरुआत में मैंने आईआईटी जैम को ही टारगेट लेकर के प्रिपरेशन करी थी। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को समझने की कोशिश किया कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में है क्या, बेसिक्स से लेकर के एडवांस टॉपिक। और जब आप सब्जेक्ट को समझ जाते हैं, जब आप सब्जेक्ट के लिए काम करना चालू कर देते हैं, फिर एग्जाम आपका ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। तो मेरे हिसाब से मेहनत करते रहना चाहिए, एग्जाम ऑटोमेटिकली क्लियर होते रहेगा अच्छे रैंक से। सो अब आप मतलब आपकी करंट लाइफ कैसी चल रही है, कहाँ पर आप? मैंने देखा है मतलब आपने IIT दिल्ली से पास आउट हो गए उस टाइम, अभी रिसेंटली हुए हो। तो अभी क्या कर रहे हो, ये कुछ मतलब बताएं मुझे। अ, अभी तो खैर मैं एज अ जे नीट फैकल्टी हूँ। और बाकी अभी देखता हूँ फ्यूचर में और क्या हो सकता है। बाकी कोशिश जारी है कि अच्छे से अच्छी जगह एंड अप करूँ। देखते हैं, अभी और सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट करेंटली मैं एज अ जे नीट फैकल्टी ही हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। हमारी भी वेल विशेज हैं आपके साथ, होपफुली आपकी लाइफ बहुत अच्छा है। तो अभी अभी आप मतलब IIT दिल्ली से पास आउट हुए हो, तो उसी की बात करते हैं मतलब। तो आपने एक मतलब आप पहले बता रहे हो कि आप पहले कौन कोई से और इंस्टीट्यूशन में पढ़ते थे, उसके बाद आप IIT दिल्ली में गए थ्रू IIT जैम एग्जामिनेशन। सो जी। वहां से मतलब एक बार अपना बता देना फेस कि कैसे मतलब आप पहले दूसरे कॉलेज में गए, आपने जेई करा था? नहीं, देखो, मेरा था केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। मेरा एक्चुअल में 10th के बाद मैंने मेडिकल फील्ड की तरफ गया था, बट चूंकि मैं ऐसे एरिया से था जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट उस जमाने पे था नहीं उतना, और ना ही इस समय जैसे चलता है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म उस समय पे था नहीं, अन अकेडमी ही था और कुछ एक थे। बट रिमोट एरियाज में क्या होता था, नेटवर्क इशू, ये वो, मोबाइल भी नहीं था। तो उस समय पर मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया था नीट एग्जाम का, ना ही मैंने एग्जाम दिया था। और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था। बट चूंकि हमारे जो स्कूल था उसमें मैथ्स के टीचर उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं इस फील्ड में आ गया। बट मेडिकल फील्ड में भी मैंने नीट नहीं दिया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द रिसोर्सेज। फिर मैंने हमारे स्टेट के जो एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो झांसीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, जहाँ से मैंने अपनी बीएससी करी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। फिर वहाँ मेरे को आईआईटी जैम के बारे में पता चला कि हम आईआईटी फिर भी जा सकते हैं। तो फिर मैंने आईआईटी एग्जाम का प्रिपरेशन किया और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक हासिल किया और फिर मैं आईआईटी दिल्ली पहुंचा। वहाँ पे फिर मैंने अपनी एमएससी करी केमिस्ट्री में। सो आपने मतलब IIT जैम की प्रिपरेशन कहाँ से की थी? मैंने आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन फिजिक्स वाला से करी थी। उनका एक अलग से ब्रांच है, PWIT जैम एंड करके। तो ऑनलाइन वहाँ से प्रिपरेशन की मैंने आपने? ऑनलाइन या ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स था।
बैच लिया था मैंने आईआईटी जैम के लिए। तो आप जैसे कि अभी अभी रिसेंटली आईआईटी दिल्ली से पास आउट किया आपने, तो उसमें आप एक बार वो बता रहे थे कि एकेडमिक्स और वर्कलोड कितना रहा आपके पास आईआईटी दिल्ली में, और जैसे कि आप केमिस्ट्री हाँ। के में स्पेसिफिक गए थे। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आईआईटी जो है वो जनरली माना जाता है अपने इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, और बहुत से कम लोग होते हैं जो जानते हैं कि आईआईटी में बहुत अच्छा रिसर्च भी होता है। तो आईआईटीज़ में इंजीनियरिंग के साथ-साथ में जो साइंस के फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम होता है, जहाँ पर अभी जो है बीएस प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है आईआईटी दिल्ली में, और एमएससी तो होता ही है। एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है? और इन सभी फील्ड में पीएचडी भी होती है। सो रिसर्च एक्सपोज़र काफ़ी होता है, बट सिंस मैं एमएससी में था तो वैसा ही एनवायरनमेंट था, हॉस्टल पे हमको बाकी जो बीटेक वाले बच्चे हैं उन्हीं के साथ में ही मिला था। वर्कलोड की अगर हम बात करें तो वर्कलोड शुरुआत के जो सेमेस्टर होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। मैं एक लाइन में यही कहना चाहूँगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना आसान है, आईआईटी में जा कर के बहुत अच्छा स्कोर करना उनके एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ है कि हमको लगता है कि एंट्रेंस मुश्किल है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो जेईई निकालना चाहते हैं तो उनको लगता है जेईई बहुत मुश्किल है, बट एक बार जब वो आईआईटी पहुँचेंगे तो उनको पता चलेगा कि जेईई निकालना आसान था। आईआईटी में जाके प्रोफेसर के क्वेश्चन सॉल्व करना उससे ज़्यादा टफ है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि मतलब जेईई भी इसी रीजन से डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए भी वही बच्चा एलिजिबल होगा जो मतलब जेईई जैसे एग्जाम में अच्छा कर पाएगा। हुँ, हुँ। जी, आईआईटी में जाके वहाँ का सर्वाइव करना, वहाँ के एनवायरनमेंट में ढलना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, मल्टीटास्किंग एबिलिटी आती है, प्रेशर हैंडल करना आता है। जब एग्ज़ाम लगातार होता है, जैसे बाकी कॉलेजों की तरह गैप नहीं मिलते, डायरेक्ट 1 दिन में 2 एग्ज़ाम भी हो सकता है, 4 दिन में सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सरप्राइज़ टेस्ट भी होता है, तो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, हालाँकि थोड़ा-सा वर्कलोड रहता है, प्रेशर रहता है, बट एट द एंड ऑफ योर कोर्स आप सीख जाते हैं कि कैसे अच्छे से स्कोर करना है और कैसे सफाई करना है। सो जैसे कि आपकी आईआईटी जैम में एआईआर 8 आई, तो आपने मतलब आईआईटी दिल्ली ही क्यों चूज किया, आईआईटी बॉम्बे की ओवर आपने आईआईटी दिल्ली चूज किया, तो ऐसा क्या रीजन था? हाँ, एक्चुअली क्या था कि मैं बायोलॉजी फील्ड से था ना, तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में जो है एमएससी केमिस्ट्री के लिए 10+2 में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, और मेरे 10+2 में मैथमेटिक्स था नहीं, और कुछ जगह पे तो ग्रेजुएशन में भी मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट थी, बट आईआईटी दिल्ली में नहीं था। और उस समय आईआईटी दिल्ली पे मतलब ऐसा है कि सेकंड नंबर पे आता था, बॉम्बे पहले लेते थे फिर लोग आईआईटी दिल्ली लेते थे, तो मैंने आईआईटी दिल्ली ही चूज किया क्योंकि आईआईटी बॉम्बे के लिए मेरे पास एलिजिबिलिटी नहीं थी। और जैसे कि आपने अपने मतलब पिछले इंस्टीट्यूशन से शिफ्ट करके उसका मास्टर्स आपने आईआईटी दिल्ली से करी है, तो आपने पहले अपने पहले इंस्टीट्यूशन से अपनी बैचलर्स की, उसके बाद आप आईआईटी दिल्ली में आए, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था आईआईटी दिल्ली में आके, क्या आपको चेंज महसूस हुआ? हाँ, देखो, पहली बात तो ये रहती है कि आईटी के बारे में हम इतना सुने हुए होते हैं, ठीक है, कि ये होता है वो होता है। तो जब मैं पहली बार आईआईटी दिल्ली में एंटर किया तो काफ़ी चीज़ें सेम ही थी। ऐसा नहीं था कि जितना हाइप बना के रखते हैं उससे कम था, ऐसा वाला बात नहीं है, निराशाजनक नहीं था। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, वहाँ के हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे थे, और वहाँ के टीचर्स वर्ल्ड क्लास है, वहाँ का क्यूरिकुलम एकदम बहुत अच्छा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डिसिप्लिन होते हैं। आईआईटी दिल्ली में आप जिस दिन एंटर करेंगे उस दिन से लेकर के आपके आईआईटी में लास्ट दिन तक एक एक डेट फिक्स होती है। अगर आपका सेमेस्टर जिस दिन शुरू होता है उस दिन से लेकर जिस दिन टेस्ट होगा, जिस दिन आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, एक भी दिन का डिले नहीं होगा, ये फिक्स है। तो ये चीज़ अ, बाकी जगहों पर नहीं देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो प्रोफेसर्स होते हैं अ, उनके फिक्स वर्किंग डेज होते हैं कि आपको सिलेबस 42 डेज में जैसे कंप्लीट कराना मान लिया जाए, तो वो एग्जैक्टली 42 डेज लेंगे ही लेंगे, वो क्लास छोड़ नहीं सकते, चाहे वो बीमार हो या कुछ भी हो। क्लासेस अगर कहीं फेस्टिवल की वजह से भी छूट रही है और वर्किंग आवर इनकम्प्लीट है तो सैटरडे संडे को भी क्लास होती है। तो ये चीज़ें जो है आईआईटी को काफ़ी अलग बनाती है, और जो प्रेशर हैंडल करने वाली चीज़ मैंने जो बता रहा था कि वहाँ पे प्रेशर हैंडल करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफ़ी चीज़ें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो आईआईटी दिल्ली काफ़ी अच्छा है ही, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं रिसर्च के लिए भी, इंजीनियरिंग के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए काफ़ी सही है। और जैसे कि मतलब सोशल मीडिया पे इमेज दिखाई जाती है आईआईटी दिल्ली की, और आप वहाँ पर रह के आए, तो आपने मतलब उसमें रियलिटी क्या देखी कि इमेज कैसी है, उसका रियलिटी कैसी है, इतनी हाइप क्या ओवर हाइप है, या फिर मतलब इतना डिजर्व करती है आईआईटी दिल्ली? बट वो तो मतलब आपको एक्सपेक्टेशंस क्या थी, उसके बाद रियलिटी में क्या दिखा आपको वहाँ नहीं, मेरे हिसाब से ओवर हाइप तो नहीं है, बट हाँ, बोल सकते हैं कि
जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आईटी दिल्ली अगर नहीं मिला इंजीनियरिंग वालों को तो लाइफ ही नहीं है। बाकी आईटी को छोड़ के तो बाकी कॉलेजेस तो कुछ है ही नहीं। मतलब सोशल मीडिया में इस लेवल का हाइप होता है। बट हाँ, जिस प्रकार की बातें सोशल मीडिया में आप देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं कि इतना सारा फेस्टिवल होता है, ठीक है? तो जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं सोशल मीडिया वो सारी सही है। वहाँ पे जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, बिल गेट्स हैं, जितने भी लोग फॉरेन से आते हैं, जितने भी अमीर लोग आते हैं, वो आईटी दिल्ली में 100% आएँगे या किसी भी आईआईटी में ज़रूर ही जाएँगे। अगर कहीं किसी देश के पीएम आ रहे हैं और अगर कहीं उनको अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूट विजिट करने हैं, तो आईटी दिल्ली आना मस्ट है। जैसे अभी मैं जिस टाइम पे था, उस टाइम पे न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो वो विजिट किए थे। बिल गेट्स आए थे, वो भी आईटी दिल्ली विजिट किए थे। और जितने भी एमएनसीज़ होती है ना, उन सारे एमएनसीज़ के जो फाउंडर होंगे, को-फाउंडर होंगे, सीईओ होंगे, तो वो सारे लोग आते हैं और अपना टॉक देते हैं, इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ, लोगों के साथ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ओवर हाइप्ड है, बट हाँ, जितना डिज़र्व करती है आईआईटी, उतना तो होना ही चाहिए। तो जैसे कि आईआईटी दिल्ली में टॉप माइंड्स होते हैं पूरे इंडिया के, क्योंकि वही उसमें तो एंटर हो सकते हैं, ऐसी एलिजिबिलिटी है। तो पीयर ग्रुप जो आपको देखता है कि आपके आसपास के स्टूडेंट्स, तो उससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो हाउ इज द पीयर ग्रुप कल्चर इन आईआईटी दिल्ली, उससे भी क्या कुछ बेनिफिट होता है और कैसे मतलब स्टूडेंट्स वहाँ आपको देखने को मिलेंगे? हाँ, डेफ़िनेटली जितने भी लोग आईआईटी में पहुँचते हैं, वो सब कहीं न कहीं अपने लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हुए होते हैं और वो तब जाके आईआईटी में एडमिशन मिलता है। तो आपके जो भी आस-पास के जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हों, सारे के सारे अपने-अपने फ़ील्ड में काफ़ी अच्छे होते हैं। बट ऐसा भी होता है कि कई सारे बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं कि जो कम मेहनत करके भी अच्छा कर लेते हैं। कुछ ऐसे-ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद उनको रिज़ल्ट मिलता है। कई ऐसे होते हैं जो बहुत रिलैक्स करने वाले होते हैं, जिनको लगता है कि एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया तो अब और क्या ही है, लाइफ़ तो सेट ही है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो कंटिन्यूअसली कहीं न कहीं से डिप्रेस्ड होते हैं। आईटी में ऐसे भी आप लोगों ने केसेस सुने होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। कॉम्पिटिटिव होने की वजह से आपको हमेशा फ्रॉम इनसाइड आपको इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरा बगल वाला जो है वो कहीं मेरे से ज़्यादा पढ़ के या मेरे से ज़्यादा स्किल सीख के मेरे से आगे निकल गया, मेरे से अच्छा पैकेज मिल गया उसको और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है आईआईटीज़ में। तो वो ऐसा नहीं है कि खराब है, बट हाँ एक कॉम्पिटिटिव नेचर से फ़ायदा ये होता है कि आप भी उसी लेवल पे ग्रो करते हैं। फायदा इस बात का होता है कि हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि वो अगर ये ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जबकि इंडिविजुअल लोगों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती हैं। बट ओवरऑल कॉम्पिटिटिव नेचर हेल्दी ही होता है। ऐसा नहीं होता कि लोग जैसे आईआईटी का अ, जो क्रीम पूरे देश की, मतलब जो टॉप स्टूडेंट होते हैं उनमें से भी, और दूध में से क्रीम निकाल के जाते हैं, तो उन क्रीम में भी क्रीम में कंपटीशन होता है वहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन बढ़ता ही है। हुँ, हुँ। एंड हाउ इज द फ्रेंडशिप एंड हॉस्टल कल्चर इन आईआईटी? आप हॉस्टल में रहे हो तो वहाँ पर फ्रेंडशिप, कोई आपका एक ऐसा फनी या मेमोरेबल इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहते हो इस फॉरमेट में? हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो हॉस्टल लाइफ़ में आता है। आईआईटी में अगर आप एंटर कर रहे हैं, बीइंग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो आपको हॉस्टल ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, ठीक है? तो हॉस्टल लाइफ़ जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका मेमोरीज़ पढ़ाई-लिखाई से ज़्यादा नहीं बनती, ज़्यादा आपकी मेमोरीज़ बनती है। आप हॉस्टल में कैसे अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये सारी चीज़ों से आपकी ज़्यादा मेमोरी बनती है। तो सबसे जो मेमोरेबल चीज़ जो आईआईटीज़ की मैं बात करूँगा वो ये रहेगा कि वो नाइट कैंटीन। आईआईटीज़ में अलग-अलग जगह पे नाइट कैंटीन्स होती हैं, तो रात में सारे लोग 11-12 बजने के बाद निकलते हैं नाइट कैंटीन में, पराठे, मैगी, चाय पीने, मिल्क शेक, तो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो वो जो ग्रुप बनता है, बातें होती हैं जो रात के 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सेमेस्टर एग्ज़ाम के बारे में, ये एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम, पढ़ाई, फालतू बातें जो होती है दोस्तों के बीच, वो काफ़ी मेमोरेबल होती है। और दूसरी चीज़ वहाँ का बर्थडे सेलिब्रेशन जिसमें हॉस्टल में जिसका बर्थडे होता है उसको खूब पिटाई होती है दूसरे लोगों के द्वारा, देयर इज अ तो प्रोसेस कॉल्ड जीपीएल। या जीपीएल जिसको बोलते हैं। तो ये तो ऐसा नहीं है कि जो कोई बंदा अगर आईटी में पहुंचा है वो बर्थडे में अगर कहीं बेल्ट ना पाए, चप्पल ना खाए, ये इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी मेमोरेबल होती है। और फ्रेंडशिप कितनी मतलब इम्पोर्टेंट होती है और कैसे आपकी लाइफ में जो होती है प्ले करती है एक रोल? बिकॉज आईआईटी के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं।
तो ऐसे आईआईटी के स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट एंड एलुमनाई से कॉन्टैक्ट वो कितना हेल्प करता है आईआईटी दिल्ली में, कितना हेल्प करा है आपको? देखो रही बात तो फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप आईटी में जा रहे हैं तो आप अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर रहता है, डिप्रेसिंग चीज़ें होती है, पढ़ रहे हैं, तो आपको रिलैक्स करने के लिए लोग चाहिए, खेलने के लिए लोग चाहिए। तो दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्त इस वे में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ग्रुप स्टडी, जैसे कि अगर हॉस्टल में है तो 4 रूम के लोग एक रूम में ठूसे पड़े हैं एक सेमेस्टर एग्जाम के पहले, और बस एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो एक दूसरे को बस वो करते रहते हैं कि भाई मैं ये पढ़ के तुमको पढ़ा दूंगा, तुम वो पढ़ के मुझे ये पढ़ा देना। तो फ्रेंड सर्कल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, क्योंकि आईआईटी जाना ही एक बहुत बड़ी बात है। फिर आईआईटी में जो मेमोरीज बनी है वो डेफिनेटली स्पेशल तो होगी, क्योंकि अपने इतना मेहनत करके वहाँ पहुँचे हैं, तो वो बात ही अलग होती है। तो वहाँ के जो दोस्त भी मिलते हैं वो दोस्त काफ़ी अच्छे भी मिलते हैं। रीज़न उसका ये भी रहता है कि सारे के लोग अपने फ्यूचर के लिए सीरियस होते हैं, तो कहीं न कहीं वो एक कनेक्शन रहता है कि हमारा जो गोल है वो कहीं न कहीं मैच कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी रहती है। बाकी एलुमनाई की अगर बात करें तो डेफिनेटली जो हमारे एलुमनाई हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, स्पेशली जो करंट सीनियर होते हैं। ठीक है, करंट सीनियर होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। बिना सीनियर के हेल्प के तो आप कॉलेज में सर्वाइव कर नहीं सकते, क्योंकि आपके प्रोफेसर्स और स्टूडेंट के बीच में ज़्यादा कुछ रिलेशन होता ही नहीं है। प्रोफेसर आएगा, पढ़ाएगा, चले जाएंगे। एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके सीनियर्स देते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब हम आईआईटी दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे दोनों के जो है मेजर फेस्ट तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में और ऑल ओवर द एशिया। तो इन्हीं में से कुछ जो मेजर फेस्ट है, तो आईआईटी बॉम्बे का तो एक मूड इंडिगो हो गया। उसके बाद आईआईटी दिल्ली में रोंदू होता है। तो वो आपने ज्वाइन किया है, तो उसमें क्या है सीन? हाँ, एक्चुअली जैसे कि हम लोग अगर एडमिशन लेते हैं तो हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 22 से जुलाई से। और जो रंदेवू जिसकी आप बात कर रहे हो, जो कल्चरल फेस्ट है आईटी दिल्ली का जो हर साल होता है रंदेवू, तो वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है आई गेस अगस्त के टाइम पे, अगस्त के एंड पे या सितंबर के टाइम पे वो स्टार्ट होती है। बरसात के एंड में और ठंड चालू होने से पहले इस टाइम पे रंदेवू स्टार्ट होता है। और उस वो जो होता है वो 3 डेज का होता है कल्चरल हमारा फेस्ट। 3 दिन का होता है, जिसमें तीनों दिन ही कोई ना कोई बड़े सिंगर आते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा माहौल रहता है पूरे कैंपस के अंदर। बहुत सारी चीजें चलती है, बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स आते हैं। सबसे बड़ी बात होता है कि बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स आते हैं, और जितने भी सुपर कार्स होती हैं वो सुपर कार्स भी अपनी स्टॉल लगाते हैं। और जितनी भी कंपनी होती है ना बड़ी बड़ी, वो सारी कंपनी आती हैं। तो ओवरऑल तुम अगर बात करो तो 3 दिन बहुत मजे से गुजरते हैं रंदेवी में। और शुरू में जब मैं और गया था तो मेरे को तो बेस्ट ही लगा था। इससे मतलब बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड मैंने सुना कि जैसे रोबो होता है तो ये फुली कंट्रोल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स होता है। बस आपके ऊपर से फंडिंग होती है, उसके बाद स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करना होता है वो। तो इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस ये क्या सीन है, इसमें आप क्या करोगे उसको इलाबोरेट करो। हाँ, एक्चुअली जो रंदेवू होता है उसके लिए जो स्पॉन्सरशिप से पैसा आता है बेसिकली, आईटीज तो देती है, बट मेजर मनी जो होता है वो स्पॉन्सर से आता है। जो स्पॉन्सर करती है जो कंपनी, उनको अप्रोच करना पड़ता है, तो उसके लिए कमेटी बनती है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स ही पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं रंदेवू को। उसी में सारे ही लोग होते हैं जो मिलके रंदेवू ऑर्गेनाइज करने में काम करते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हेल्प करती है, एज अ मैनेजमेंट के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बाकी तो ठीक ही है, बाकी काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं बच्चे। तो बीटेक फाइनल ईयर के होते हैं यूजुअली उनको ही दिया जाता है, बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको ही दिया जाता है ये सब। सो अभी हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर कैसा है दिल्ली में, क्या आप किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व थे आईआईटी दिल्ली के अंदर? स्पोर्ट्स कल्चर काफ़ी अच्छा है। मैं तो 2 साल रहा हूँ, मैंने 2 साल लगातार वॉलीबॉल खेला है। और बास्केटबॉल भी काफ़ी खेलते हैं, क्रिकेट का भी कल्चर है, बैडमिंटन का भी कल्चर है। तो जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी खेलते हैं, अच्छे अच्छे ग्राउंड्स हैं। वहाँ का है एक स्पोर्ट्स मित्तल कॉम्प्लेक्स करके एक बना हुआ है, जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे खेलने के लिए, क्लब वगैरह है। तो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ स्पोर्ट्स का भी। तो अब हम बात करते हैं लाइफ बियॉन्ड कैंपस। तो आपने कभी एक्सप्लोर किया है दिल्ली आउटसाइड द कैंपस? दिल्ली तो बहुत हुआ। दिल्ली में ऑलमोस्ट 70% जितने भी फेमस जगह हैं उनकी सारी जगह मैं घूमा। कुतुब मीनार, इंडिया गेट, और क्या बोल सकते हैं, कैनॉट प्लेस और सो
तो आईआईटी दिल्ली है, जैसे आईआईटी दिल्ली तो हौज खास नहीं है और वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि मतलब वहाँ पे भी आपको एक नेचर की ब्यूटी देखने को मिलती है। तो फेवरेट प्लेस है आपकी कोई, जैसे आईआईटी दिल्ली क्या नाम है? आईआईटी दिल्ली के पास में कुतुब मीनार है, वही फेवरेट है। आईआईटी दिल्ली से अगर बात करें, मुश्किल से 8 किलोमीटर होगा पीछे कुतुब मीनार, तो वही है बस। सो अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट्स, रिसर्च और फ्यूचर क्या मतलब आईआईटी दिल्ली से बताओ सकता था टॉपिक कैसे रहता है। तो बट आज ये मतलब करंट प्लेसमेंट सिनेरियो, आप अभी रिसेंटली आप प्लेस हुए हो और आपने बच्चों की प्लेसमेंट्स भी देखी है कैसे होती है, तो आईआईटी दिल्ली में प्लेसमेंट्स का क्या सीन रहता है? देखो, प्लेसमेंट की अगर बात करें तो हाँ, एक चीज में आईआईटी ओवर हाइप है, वो है बात है प्लेसमेंट के लिए। जैसे कि हम लोगों को सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि करोड़ों के पैकेज लग रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि कितनों को लग रहे हैं। तो ये जो मिथ है ना, ये बड़ा ही डार्क है। जो आईआईटी में, मैं आईआईटी दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं सारी ही आईआईटी की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट काफी अच्छे मिलते हैं, कई लोग को 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ का भी मिलते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इतना नहीं गेन कर पाता। अगर बीटेक की बात करें तो 25 लाख, 18 लाख, 27 लाख, 30 लाख, 40 लाख इतने रहते हैं। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, एमटेक वाले हैं, तो भी आप 17 18 से ज़्यादा नहीं पा पाते। अगर साइंस के फील्ड में है तो, क्योंकि एडटेक कंपनी आती है साइंस के फील्ड में, और इंजीनियरिंग के फील्ड में एमएनसीज आती है। और उसमें भी पर्टिकुलर, अगर आप उसमें बोलते हैं आईटी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा पैसा आपको मिलता है। बाकी प्लेसमेंट तो होती है, डेफिनेटली होती है, और मैक्सिमम लोगों का हो जाता है। बट कोई ये नहीं बताता कि किसका कितना लगा है। किसी को 8 लाख का भी मिलता है, 10 लाख का भी मिलता है, 15 लाख का भी मिलता है। तो और ये सारी चीज़ें प्रोसेस जो क्या है वो रहता है तब प्लेसमेंट जाती हैं। का, एक स्टूडेंट के लिए एक प्रोसेस क्या रहता है प्लेसमेंट का, अगर वो फाइनल ईयर के बाद उसके सेमेस्टर खत्म भी हो गया? हाँ, एक्चुअली प्लेसमेंट 2 सीजन में होती है। प्लेसमेंट सीजन 1 जो दिसंबर में चलता है, प्लेसमेंट सीजन 2 जो मार्च में चलता है। तो प्लेसमेंट सीजन 1 में बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, और प्लेसमेंट सीजन 2 में थोड़ी छोटी कंपनीज आती है, थोड़ा कम पैकेज वाली कंपनीज आती है। जिन बच्चों का प्लेसमेंट पहले सीजन में हो जाता है और काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है, वो दूसरे सीजन में नहीं बैठ सकते। और जिनका नहीं हुआ रहता है वो डेफिनेटली दोनों सीजन में ही बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आईटी ऑर्गेनाइज कराती है, जो भी है। उनका ओसीएस पोर्टल होता है, ऑफिस ऑफ करियर एंड सर्विसेज, ऑफिस ऑफ करियर एंड सर्विसेज करके है उनका। उसी वेबसाइट पे हमको अप्लाई करना होता है सीवी बना के, और कंपनीज आती हैं, हमको अप्लाई करना होता है। फिर जो भी डेट कंपनीज देती हैं टेस्ट का, इंटरव्यू का, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हो जाता है। और प्लेसमेंट के साथ ही बात करें तो इंटर्नशिप से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी में रह के बहुत अच्छा एक अर्निंग सोर्स है स्टूडेंट के लिए। तो इंटर्नशिप का क्या सीन है? आपको इंटर्नशिप लगी थी या आप मतलब कैसे देखती है कि आईआईटी में कैसी इंटर्नशिप? इंटर्नशिप के बारे में तो मुझे उतना नहीं पता है, मैंने नहीं किया था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था इंटर्नशिप, लेकिन बाकी लोग, काफ़ी लोग करते हैं इंटर्नशिप। और आपने केमिस्ट्री में रिसर्च में गए हो आप आईआईटी दिल्ली में, तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज कितनी प्रोवाइड करता है आईआईटी दिल्ली, उसको एक बार अच्छे से डिटेल में अगर कोई बच्चा देख रहा हो कि उसको रिसर्च में जाना है आईआईटी दिल्ली में, तो मास्टर्स में क्या बेनिफिट रहता है आईआईटी दिल्ली से, क्या कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कितने अप्रोचेबल चीज़ है मतलब? देखो, आईआईटी से रिसर्च तो बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको अगर इंडिया में कोई देता है तो वो आईआईएससी होते हैं, उसके बाद आईआईटी होते हैं, ठीक है। आईआईएससी, आईआईटी बेंगलोर नाम सुना होगा, तो उसके बाद आईआईटीज शायद। आती है। तो रिसर्च के मामला में आईआईटी जो है काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको आईआईटी में मिल जाएंगे, जो बाकी आपको बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वो इंस्ट्रूमेंट को खुद रन कर सकते हैं। जैसे कि एनएमआर हो गया, आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगी। हाँ, एनएमआर आप खुद रन कर सकते हैं। जीसी, यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो रिसर्च एक्सपोजर आईआईटी में काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी। और उसके बाद बात करें पीएचडी प्रोस्पेक्ट्स की, तो पीएचडी में क्या सीन रहता है, आपने पीएचडी क्यों चूज करी उसमें आगे मास्टर्स के बाद करना, और जो बच्चे करते हैं तो क्या कुछ सीन रहता है वहाँ, आपको पता होगा पीएचडी का? पीएचडी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था नहीं, इसीलिए मैंने नहीं किया। बाकी आईआईटी से पीएचडी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो। तो आपकी जैसे आईआईटी जैम में एआईआर 8 थी, जो कि मतलब एक बहुत अच्छी रैंक है, तो अगर और कोई आईआईटी जैम का एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसको आपकी क्या एडवाइस है कि आईआईटी जैम के में क्या करना चाहिए उसको? देखो, आईआईटी जैम, देखो ये है कि
आईटी से आपको अगर एमएससी करनी है तो वही बेस्ट है। अगर आपको एमएससी करनी है, आपको मास्टर्स करना है किसी सब्जेक्ट में, तो आईआईटी से ही बेस्ट है। क्योंकि किसी और जगह से आप भले कितना भी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाओ, चाहे बीएचयू चले जाओ, डीयू चले जाओ, जेएनयू चले जाओ, आपको आईआईटी से अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ना ही आपको प्लेसमेंट मिलने वाला है। अगर आपको रिसर्च एक्सपोजर चाहिए, आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो आईआईटी से ही आप अपना एमएससी करिए, और उसके लिए आपको आईआईटी एग्जाम 100% देना चाहिए। तो यही बोलना चाहूँगा कि ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और आपका क्या मैसेज है उन स्टूडेंट्स को जो ड्रीम करते हैं आईआईटी दिल्ली में जाने का? तो कितना मतलब आपको उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस रहेगी जो आईआईटी दिल्ली में स्टैंड कर सकते हैं, अगर वो जेईई से एज ए आईआईटी जैम से के गेट से जा रहे हैं तो? देखो, मेरा यही एडवाइस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रिविज़न और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कई बार हमको लगता है कि हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं तो हमको आता है, बट बार-बार पढ़ने से ही वो चीज़ें हमारे दिमाग में फिट होती है, क्योंकि आईआईटी एग्जाम एग्जाम में आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वो चेक करते हैं कि आपको कितना डीप नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर पेपर, इतना आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में अच्छा रैंक आ जाएगा। So thank you Pranjal Bhaiya for joining our podcast series. So thank you for guiding the students. थैंक यू So सो let's मच, end this थैंक यू सो podcast. मच निखिल भाई फॉर इनवाइटिंग टू योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा कन्वर्सेशन प्रांजल शर्मा के साथ। अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी और इंस्पायरिंग कन्वर्सेशंस के लिए जुड़े रहिए। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।